हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 10th वृत्त या सर्कल। आपकी किताब का ये 10वां चैप्टर है। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइजें हैं, एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 और दो ही थ्योरम्स हैं, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 और दोनों थ्योरम और दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 10.1 जो है उसमें तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन जितनी छोटी एक्सरसाइज है वो कंसेप्चुअल भी उतनी ही है, क्योंकि जो आपके 20 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं एक एक नंबर के, वो बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा और वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखिएगा ताकि चीजें आपकी समझ में आ सके। और जो एक्सरसाइज 10.2 है उसमें 13 क्वेश्चन है, उसमें से एक दो क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में डेफिनेटली आएंगे, आप लिख के रख लीजिए इस चीज को, ठीक है ना। तो 10th का सिलेबस शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वृत्त के बारे में जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है या अब तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर आपका सिलेबस शुरू करते हैं। तो आइए डेफिनेशन से पढ़ते हैं कि वृत्त होता क्या है। आइए इस डेफिनेशन को समझते हैं। वृत्त एक तल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है। एक तल यानी कोई भी प्लेन हो, ठीक है ना, यानी कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है ये हमारा, ठीक है ना, और इससे समान दूरी पर ये चारों तरफ हमने पॉइंट्स ले लिए। ठीक है बेटा, क्या है डेफिनेशन? वृत्त एक तल में ही स्थित है सारे बिंदु, एक सरफेस में एक तल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है। ये सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं का समूह होता है जिनकी एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु कौन सा है, ये से दूरी सदैव समान होती है। यानी कि इन सभी बिंदुओं की जो इसके चारों तरफ हैं, इन सभी बिंदुओं की दूरी इस बिंदु से क्या है, समान है। यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, या यहां से लेकर यहां तक की दूरी, या यहां से लेकर यहां तक की दूरी, या यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये सारी दूरियां क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो इन बिंदुओं को अगर हम मिला दें, इन बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो ये क्या बनता है, एक वृत्त, ठीक है। और वृत्त की बहुत सारी इसमें डेफिनेशंस होती हैं, उन डेफिनेशंस को समझाएंगे, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ये क्या है हमारा वृत्त या सर्कल। ये कोई फुटबॉल नहीं होती, हम जो बॉल खेलते हैं ना फुटबॉल, वो और ये जो वृत्त है दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस चीज को आप दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बिठा लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे स्फीयर, ठीक है ना, गोला, उसमें हम फुटबॉल वाली आकृति पढ़ेंगे। ये सर्कल क्या होता है, एक तल में स्थित, एक तल में, यानी कि एक तल में होता है। जिस तरीके से हमारी चूड़ी होती है ना, या ये कड़ा है, ये एक वृत्त की शेप का है या सर्कल की आकृति का है, ठीक है ना। फुटबॉल वाली शेप या बॉल वाली शेप वो हमारी वृत्त की डेफिनेशंस में नहीं आती। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं हम, वृत्त का केंद्र। और जो समान दूरी है, जो दूरी समान रहती है, इसको हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। अब आप समझिए कि वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा और वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि, ये सब क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और जहां तक है मोस्टली बच्चों को ये पता भी होगा, ठीक है ना। बस 2 मिनट में इनको हम रिवाइज करवा दें। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से इन सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है, समान होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। ये एक वृत्त है और ये जो बीच में जो पॉइंट होता है जहां से इस पूरी बिंदुओं की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये हो गया वृत्त का केंद्र। और बेटा ये जो बिंदुओं का समूह, ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, ये होती है वृत्त की परिधि। क्या होती है, परिधि, बाउंड्री लाइन। ये जो क्या है, ये क्या है, वृत्त की परिधि है, ठीक है ना। और वृत्त के केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से
परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। और एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती हैं? असंख्य, अनंत, इनफाइनाइट। देखिए यहां से ये भी एक त्रिज्या हो गई, 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 ये भी एक त्रिज्या हो गई। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती हैं? अनंत त्रिज्या हो सकती हैं। और सभी त्रिज्या क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। यानी कि इन सभी त्रिज्याओं की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। यानी कि निश्चित बिंदु है और यहां से ये जो जितने भी बिंदु उनकी दूरी क्या है? समान है। तो इस दूरी को ही तो मैं त्रिज्या कह रहा हूं। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया। इसके बाद समझिए जीवा। केंद्र समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गया, अब समझिए जीवा। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम जीवा। देखिए इसे ही मैं साफ पढ़ लेता हूं। ये वृत्त का केंद्र है। जीवा की डेफिनेशन क्या है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली। परिधि पर, देखिए ये परिधि है और यहां से मैंने यहां पे मिला दिया, तो ये क्या हुई? जीवा। ये क्या हुई? जीवा। परिधि पर ये क्या हुई? जीवा। जिस तरीके से वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं उसी तरीके से वृत्त की अनंत जीवाएं हो सकती हैं। लेकिन वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, लेकिन वृत्त की सभी जीवाएं बराबर नहीं होती हैं। कोई जीवा छोटी भी हो सकती है और कोई जीवा बड़ी भी हो सकती है। देखिए कैसे? देखिए ये जीवा मैंने ये खींची तो कितनी छोटी है? ये भी जीवा है क्योंकि वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिला रही है ना, ये भी जीवा है। और देखिए ये भी जीवा है, ये छोटी जीवा हो गई, ये बड़ी जीवा हो गई। ठीक है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? जीवा। जीवा के बाद क्या है? व्यास। व्यास क्या होता है? वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए। देखिए वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। तो देखिए वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही है, इसलिए तुम क्या कहेंगे? जीवा। जीवा ही तो कहेंगे, लेकिन केंद्र से होकर जा रही है इसलिए हम कहेंगे इसको व्यास। और समझिए, देखिए ये क्या है? जीवा। ये क्या है? जीवा, क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है। और ये क्या है? व्यास, क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है ना? तो वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। और जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। डायमीटर सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है बेटा? और एक तरीके से आप समझिए कि देखिए ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये क्या हो गई? त्रिज्या। और इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो गई? ये भी त्रिज्या। लेकिन यहां से हम यहां तक देखें तो ये क्या हो गया? व्यास। यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम लिख सकते हैं व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। यानी कि वृत्त की त्रिज्या में अगर 2 का गुणा कर दें तो वृत्त का व्यास आ जाता है। ठीक है ना? वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है या व्यास की आधी त्रिज्या होती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है? व्यास। ठीक है? इतना समझ में आ गया। इसके बाद परिधि। परिधि मैंने बता दिया कि ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बिंदुओं का समूह है जो हमने मिला दिया, इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 3 वृत्त मैंने बना रखे हैं और तीनों वृत्त की आप कंडीशन देखिए। देखिए ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये एक रेखा है PQ। तो वृत्त अलग है और रेखा अलग है। ठीक है ना? रेखाखंड PQ अलग है और वृत्त अलग है। तो ये रेखाखंड इस वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम यहां देखते हैं कि ये जो रेखाखंड है PQ इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। काट रहा है कि नहीं काट रहा है? ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है? और इस यहां क्या कंडीशन है कि रेखाखंड PQ इस वृत्त को एक बिंदु A पर स्पर्श कर रहा है। अब तीनों कंडीशनों को आप गौर से समझिए। इस वाली कंडीशन में वृत्त अलग है और रेखाखंड अलग है। यहां जो रेखा है PQ रेखा, इसको हम कहेंगे छेदक रेखा। इसको हम क्या कहेंगे?
छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, इसको हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। ये कौन सी रेखा हुई, छेदक रेखा, क्योंकि वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती हुई निकल रही है। ये जीवा नहीं है बेटा, जीवा सिर्फ अंदर ही अंदर होती है, बाहर नहीं निकलती, इतना अंतर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। यानी कि वह रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हुई निकली, उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। और ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि वह रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करती हुई, एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकले, उसको हम कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। और इसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित ये पूरा चैप्टर आपका है, तो इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। यानी कि कोई भी अगर हमारा वृत्त है, ठीक है ना, और वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई कोई रेखा निकल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं हम टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट। ठीक है भाई। और जो कॉमन बिंदु होता है स्पर्श रेखा और वृत्त का, इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या कहते हैं, इसको हम स्पर्श बिंदु। अब समझिए, वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु हो सकते हैं, वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को भी। मैंने बताया ना, वृत्त क्या होता है, उस बिंदु का एक तल में स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है, समान होती है। ये केंद्र है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। अनंत बिंदुओं से मिलकर ही तो वृत्त की परिधि बनती है। तो प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है कि नहीं, प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समझ में आ गई, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और स्पर्श रेखा कौन सी होती है, जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे। अगर दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है तो वृत्त की क्या हो जाती है, वो छेदक रेखा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो देखिए बेटा, एक कंडीशन और देखिए आप, ये कोई वृत्त है, किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन अनंत स्पर्श रेखाओं के बीच में वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं ऐसी होती हैं जो कि समांतर होती हैं। कैसे, देखिए, एक रेखा जैसे कि ये यहां से जा रही है और एक रेखा जैसे कि यहां से जा रही है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर। यानी कि किसी भी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन दो स्पर्श रेखाएं ही समांतर होंगी और स्पर्श रेखाएं समांतर नहीं होती। यानी कि इस स्पर्श रेखा के समांतर ये वाली स्पर्श रेखा हो सकती है और इस स्पर्श रेखा के समांतर ये वाली स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है ना बेटा, दो स्पर्श रेखा समांतर होती हैं, अन्य स्पर्श रेखा समांतर नहीं होती हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि अगर कोई रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, और उस बिंदु को हम वृत्त का क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और इन असंख्य स्पर्श रेखाओं में से दो स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम थ्योरम पढ़ते हैं 10.1। तो आइए शुरू करते हैं थ्योरम। बच्चों, थ्योरम 10.1 है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले थ्योरम में क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है बेटा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु है हमारा P, मान लो इसको,
ठीक है, ये एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, एक्स वाई क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और बिंदु पी क्या है, स्पर्श बिंदु है। अब समझिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु क्या है, पी, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु क्या है, पी, तो यहां से जाने वाली त्रिज्या ये होगी ना ओपी, इस पर क्या है, लंब होगी। ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, ओ पी लंब है एक्स वाई पर, या एक्स वाई लंब है ओपी पर, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो हमें क्या दे रखा है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है कि स्पर्श रेखा क्या है, एक्स वाई है, तथा स्पर्श बिंदु P है। स्पर्श बिंदु क्या है, P है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो हमने यहां लिख लिया, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, एक्स वाई लंब है ओपी पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा एक्स वाई त्रिज्या ओपी पर लंब है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखिए इसकी उपपत्ति। उपपत्ति, इस स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, देखिए स्पर्श रेखा एक्स वाई पर वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर कोई बिंदु क्यू लिया, कोई बिंदु हमने क्यू लिया। अब समझिए, कोई बिंदु हमने क्यू ले लिया, यहां पर मान लिया हमने कोई बिंदु क्यू, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर वृत्त के बाहर कोई बिंदु क्यू लिया, तथा ओपी ओ क्यू को, तथा ओ क्यू को मिलाया, तथा ओ क्यू को मिलाया। इससे ओ क्यू को हमने मिला दिया। अब एक चीज समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको देखता हूं कि ये पंखा लटक रहा है हमारा, फैन, ठीक है ना, फैन लटक रहा है ऊपर छत पे, हम जमीन पर खड़े हैं, तो पंखे की दूरी हम कैसे नापेंगे, हम यहाँ खड़े हैं जमीन पर और ये पंखा लटक रहा है हमारा छत पे, ठीक है बेटा, और ये जमीन पर खड़े, तो हम दूरी कहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे कि यहाँ से, कि यहाँ से, कि यहाँ से, कहाँ से नापेंगे, समझने वाली बात है ना। जो दूरी होती है वो कहाँ से नापी जाती है, बिल्कुल इसके 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ से बिल्कुल सीधी तो नापेंगे, जो लंबवत दूरी होगी ये वाली, ठीक है ना। देखिए ये वाली दूरी ये भी ज्यादा होगी, ये वाली दूरी ये भी ज्यादा होगी, ये वाली दूरी ये भी ज्यादा होगी, ये दूरी ये भी ज्यादा होगी, ये दूरी ये भी ज्यादा होगी। कहीं से भी हम दूरी नापें तो जो सबसे कम दूरी कौन सी होती है, वो होती है लंबवत दूरी। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें समझने वाला। इस थ्योरम में लंबवत दूरी जो होती है किसी भी बिंदु की, वो क्या होती है, सबसे कम होती है, लंबवत यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना। जैसे छत पे पंखा चल रहा है, मैं छत पे पंखे पर जमीन से दूरी नापूं तो मैं बिल्कुल इसके 90 डिग्री के एंगल पर नीचे से नापूंगा, तब वो दूरी सबसे कम होगी। मैं यहां से पंखे की दूरी नापूं तो ये ज्यादा हो जाएगी, या कहीं और से पंखे की दूरी नापूं तो ये भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो लंबवत दूरी होती है वो दूरी सबसे कम होती है। तो बेटा मैंने ये पॉइंट लिया है Q, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, तो जब मैं O से Q को नापूंगा तो वो OP से बड़ा होगा। यहां क्या है, OQ बड़ा है OP से, OQ क्या है, OQ बड़ा है
OP से, ठीक है ना। और इस Q बिंदु को मैं इस लाइन पर कहीं पे भी ले लूं, ठीक है ना, वृत्त से बाहर यहां ले लूं, 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 यहां, यहां, यहां कहीं भी ले लूं, ठीक है ना। OQ हमेशा OP से बड़ा होगा, यानी कि जो सबसे शॉर्ट दूरी है, सबसे छोटी दूरी है वो क्या है, OP। और जो सबसे छोटी दूरी होती है वो दूरी कौन सी होती है, लंबवत दूरी, ठीक है ना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट इस थ्योरम में समझने वाला है, बाकी इस थ्योरम में कुछ नहीं है। किताब में आप पढ़ लेना, तो किताब में थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा फिरा के लिख रखी है, कंसेप्ट यही है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं त्रिज्या OP, ठीक है, इज लेस देन OQ, जबकि Q स्पर्श रेखा XY पर कहीं भी स्थित हो, कहीं भी स्थित हो, समझ में आ गई। यानी कि ये वाला जो Q पॉइंट है वो स्पर्श रेखा XY पर यहां से लेकर यहां तक वृत्त के बाहर कहीं भी स्थित हो, ये OQ दूरी हमेशा ज्यादा होगी इस त्रिज्या OP से। अतः मैं क्या लिख सकता हूं, जो सबसे छोटी दूरी होती है वही तो लंबवत होती है। अतः सिद्ध हो गई हमारी थ्योरम, OP लंब है XY पर, ठीक है ना, हो गई हमारी ये थ्योरम प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूं थ्योरम समझ में आ गई होगी। आप नोट करिए, फिर एक्सरसाइज 10.1 कराते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक कोई वृत्त है ये, तो वृत्त कितना की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं, तो हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। देखिए यहां से ये हो गई, फिर यहां से ये हो गई, यहां से ये हो गई, यहां से ये हो गई, इस तरीके से एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो यहां उत्तर लिखिए आप अनंत, ठीक है, या अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या है पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर स्पर्श करती है। कोई भी स्पर्श रेखा है वृत्त की, तो उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, सिर्फ एक, ठीक है ना, यही तो बताया अभी मैंने। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर, ठीक है। अगला है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को। अभी बताया था मैंने, ये वृत्त है, दो बिंदु A और B पर जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती हुई जाती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहते हैं हम, छेदक रेखा, ठीक है। अगला है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मैंने भी बताया एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं तो अनंत होती हैं, लेकिन सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। जैसे कि एक स्पर्श रेखा मैंने यहां खींच दी और एक स्पर्श रेखा मैंने यहां खींच दी, दोनों समांतर हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, केवल दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं। चौथा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। यानी कि वृत्त है और ये कोई स्पर्श रेखा है, तो जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं हम, स्पर्श बिंदु। अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, तो इसका आंसर होगा स्पर्श बिंदु। ये सारे क्वेश्चन वैसे तो समझता हूं आपकी समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं आपको, तो आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ इसके बाद कराते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और देखिए 5 सेमी त्रिज्या है, यानी कि OP त्रिज्या है, तो ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई। और ये स्पर्श बिंदु है बिंदु P, और स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु है Q, और OQ बराबर कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये PQ की लंबाई हमें ज्ञात
करनी है। तो मैं एक बात बता दूं, अभी थ्योरम 10.1 जो हमने सॉल्व की है उसमें हमने पढ़ा है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अभी पढ़ा है ना। तो देखिए स्पर्श बिंदु ये है और यहाँ स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जा रही है ओपी, तो स्पर्श रेखा पीक्यू पर लंब होती है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? होगा, ये तो क्लियर है। तो जब ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो कोण ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज में देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो आप लिखिए समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग यानी कि ओ क्यू का वर्ग इज इक्वल टू काय के होगा? ओपी के वर्ग के और प्लस पी क्यू का वर्ग। तो देखिए ओ क्यू का वर्ग यानी कि 12, ओ क्यू कितना है? 12 है, 12 का वर्ग। ओपी कितना है? 5, तो 5 का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 और प्लस पी क्यू का वर्ग। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू का वर्ग इज इक्वल टू 144 माइनस 25, और 144 में से 25 गए तो बचे 119। तो पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा? अंडर रूट 119, वर्गमूल ले देंगे ना दोनों साइड का, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 119। तो पी क्यू की लेंथ कितनी आई? 119 अंडर रूट में सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी। ए है 12 सेंटीमीटर जो कि रॉन्ग है, बी है 13 सेंटीमीटर ये भी गलत है, सी है 8.5 सेंटीमीटर ये भी गलत है। तो इसका जो डी विकल्प है अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ये हमारा विकल्प सही है। इस तरीके से क्वेश्चन होता है, नोट करिए। नेक्स्ट कराते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, ये डायग्राम है बस इसका सॉल्यूशन। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और एल एम कोई रेखा है, एल एम कोई रेखा है, ठीक है बेटा। तो इस रेखा के समांतर 2 रेखाएं हमें खींचनी है जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए एल एम के समांतर पी क्यू है जो कि स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु क्या है? टी है। देखिए पी क्यू समांतर है एल एम के, ठीक है, जहां पी क्यू एक स्पर्श रेखा है तथा टी स्पर्श बिंदु है, तथा और क्या है बेटा, ये जो आर एस भी समांतर है एल एम के, आर एस भी समांतर है एल एम के, लेकिन आर एस क्या है? जहां आर एस एक छेदक रेखा है, छेदक रेखा है, ठीक है, जो कि पॉइंट ए और बी पर इस वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी 10.1 कंप्लीट होती है। आप इसका सॉल्यूशन बड़े ध्यान से समझ के अपनी नोटबुक में कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।